वेलकम 12th क्लास। तो बेटा जी कहाँ तक पहुँच गई अपनी बात? करंट इलेक्ट्रिसिटी करते करते काफ़ी कुछ कर लिया होगा। स्टार्टिंग में तो बेटा बेसिक कंसेप्ट्स जो आपका फर्स्ट लेक्चर था उसमें तो आपने ओम्स लॉ उसको देखा। सेकंड लेक्चर में ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल करते करते काफ़ी नई टर्म्स आ गई। आज हम उनको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बेटा आज का जो ओवरऑल लेक्चर रहेगा अपना, उसमें छोटी मोटी बातें हैं। बड़ी बात, बड़ी को डेरिवेशन या कोई नई बड़ी चीज़ हम नहीं लेकर आएंगे। छोटी छोटी बातों को डिस्कस करने में अपना टाइम लग जाएगा, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, छोटी छोटी बातें देखनी पड़ेंगी। तो अगर हम पिछली बात के हिसाब से करें बात, तो हमने देखा वी हैव डन फिर न्यू टर्म्स। बेटा हमारे पास कुछ न्यू टर्म्स आई, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इसको किससे डिनोट किया हमने? वीडी से। और इसका फार्मूला क्या निकल कर आया हुआ है? ई टॉ बाय एम। फिर इसी को कंटिन्यूटी में हमने आगे बढ़ाया। तुमने क्या ऑब्टेन किया? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। आगे हमने क्या कैलकुलेट किया? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वहां पे अपने पास एक्सप्रेशन आई I इक्वल टू ए एन ईवीडी। इसी को आगे बढ़ाया, ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बन गया जी अपना, जिसमें हमने V बाय आई को क्या प्रूव करवाया? एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ ए। और बाद में बोला यही चीज क्या बनेगी जी? रेजिस्टेंस बनेगा। यही चीज रेजिस्टेंस बन गया आपका। उसके अलावा यहीं से क्या निकली बेटा? आपकी रेजिस्टिविटी निकली। अगर एल बाय ए को छोड़ दो तो रेजिस्टिविटी आ गई एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ। देन यहीं से बेटा हमने क्या बना ली? एक रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी की एक्सप्रेशन क्या है अपने पास? एन ई स्क्वायर टॉ डिवाइडेड बाय एम। एक एक्सप्रेशन क्या प्रूव कर दी हमने? J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। इसको बोला गया ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस इज ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको क्या बोला गया? ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। और भी बहुत सी चीजें बात करते करते एक टर्म आई कि इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल स्पीड होती है। एक बात आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए तो उनके पास कुछ ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये सब बातें करते करते एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाली टर्म आती है, टॉ। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एक एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाली भी बेटा बात आई। बीच में एक और बात आई थी, मीन फ्री पाथ। अब सारी चीजें एन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बेटा। क्रिस्टल क्लियर होंगी तभी बात आगे अच्छे से बढ़ेगी। नोट्स आप अपने पढ़ो एंड एवरीथिंग शुड बी एन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एंड आंखों के सामने सारे फार्मूले अपने आप चलने चाहिए बेटा, तब जाकर हम कहेंगे कि हमें कुछ आया है। ये फार्मूले सारे लगभग नए थे, बट फिर भी ये आपको आने चाहिए, हर पल आने चाहिए, एनी टाइम ये आने चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टॉ बाय एम। यहां पर थर्मल स्पीड याद करो
कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगाया तब भी इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ स्पीड होती है, अच्छी खासी स्पीड होती है, उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻, ये 5 था, 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये आया था आपका 10⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का, और मीन फ्री पाथ एंगस्ट्रॉम में यानी 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की वैल्यूज। अब ना आए तो ना ही आए काम, लेकिन क्या पता इनसे रिलेटेड ही कोई बात आ जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन कॉमन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि यार थर्मल स्पीड इतनी ज्यादा है फिर भी करंट जीरो क्यों है। अब उसमें हमने बात की कि यार थर्मल स्पीड ज्यादा है लेकिन डायरेक्शन नहीं है इनके पास, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, नेट करंट क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी ज्यादा कम है कि इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे, दे आर जस्ट सर्किंग, वो सरक रहे हैं धीरे 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 धीरे। ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत कम स्पीड से जा रहे हैं, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, वेरी लो वेलोसिटी है, फिर भी करंट आ रहा है। इसकी इतनी हाई वेलोसिटी है, करंट आ ही नहीं रहा। उसका रीजन दे दिया, रैंडम मोशन है जी, जितनी मर्जी स्पीड हो, कुछ इधर, नेट स्पीड फिर भी क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, नेट करंट जीरो आ जाता है। यहां पे आता है कि यार इतनी कम स्पीड है फिर भी करंट आ जाता है। और ऊपर से एक और क्वेश्चन बनकर आता है, यार इतनी कम स्पीड है फिर भी स्विच ऑन करते ही, चाहे 1 किलोमीटर लंबी तार क्यों ना हो, वायरिंग चाहे 1 किलोमीटर लंबी क्यों ना हो, स्विच ऑन करते ही इंस्टेंटली करंट कैसे फ्लो कर जाता है। इंस्टेंटली कैसे करंट फ्लो किया कि एक वायर है इतनी लंबी, अभी इनकी स्पीड तो इलेक्ट्रॉन की इतनी कम है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, लेकिन फिर भी स्विच ऑन करते ही एकदम ही कैसे एक एंड से दूसरे एंड सिग्नल पहुंच जाता है, क्योंकि इनकी स्पीड तो बहुत कम है। अब इसका आंसर देते होते हैं कि जी अगर हमारे पास एक वायर है, इसका हमने क्या कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब जैसे सर्किट कंप्लीट करोगे तो कोई शक नहीं है कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो उसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन बेटा इस पूरी वायर में हमने बोला हुआ है इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, खचाखच भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को उस एंड तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि ये यहां पर पहुंचेगा तब जाके सर्किट कंप्लीट होगा, तब जाके स्विच ऑन होगा, तब जाके बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जैसे स्विच ऑन होता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सबको फील होता है, सबको फील होता है। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्प्रेड इनसाइड द कंडक्टर विद स्पीड ऑफ लाइट। स्विच ऑन किया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे मैं बोल रहा हूं 10 किलोमीटर लंबी वायर क्यों ना हो, जितनी भी वायर के इलेक्ट्रॉन्स है सबको स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये सिग्नल मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये स्पीड बहुत कम थी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड तो सर्किट कंप्लीट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे तब जाके कहीं करंट चलेगा, ऐसा नहीं होता। सबको सिग्नल एक ही साथ पे मिलेगा यहां पर। तो ये छोटी छोटी बातें आती रहेंगी, मैं कितनी की डिस्कस करूंगा, इसके लिए आपको बेटा नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ क्लास लगाने से काम नहीं चलता, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए हैं, उनको देखो। लेकिन हाँ, ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए एंड दिमाग में चलनी चाहिए ये तीनों चीजें, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, रिलैक्सेशन टाइम -14, ये -10। ओके जी। अब इसमें कई बातें आती हैं। अच्छा, एक चीज हमारी रह गई यार, लास्ट टाइम डिस्कस करते वक्त एक चीज रह गई
वो भी कर देते हैं, सेट कंप्लीट हो जाएगा। इनमें एक टर्म कम नजर आ रही है मेरे को, वो अपनी मिस होगी लास्ट टाइम, उसको भी कर देते हैं। करते करते एक और टर्म आनी थी यार, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। किसी भी कंडक्टर में जो कंडक्ट करवा सकता है, कंडक्टर नहीं, कोई भी मटेरियल जो कंडक्ट करवा सकता है, कंडक्टर तो फिर हम गुड कंडक्टर यानी मेटल्स की बात करने लग जाते हैं। बेटा कोई भी मटेरियल जिसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कंडक्शन करवा सकते हैं, जैसे हमने बोला था इन केस ऑफ मेटल्स वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन केस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसमें होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। या फिर एक मटेरियल था सेमीकंडक्टर्स, उसमें ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सब बातें याद रखो, चैप्टर छोटा है इसलिए खत्म हो जाना जल्दी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा काम नहीं है कि बहुत ऐसे चलते ही रहेगा, जल्दी खत्म हो जाना है। लेकिन इसके बेटा डिटेल में अंदर घुसकर ना छोटी छोटी बातें हैं वो मिस ही हो जाती हैं, कई मिस हो जाती हैं। ये मोबिलिटी मिस ही होगी अपनी, ये सेट बनाया हुआ था पूरा तब याद आया वो मोबिलिटी दिख नहीं रही यहां पर। तो बेटा जितने भी करंट कैरियर्स हैं, चाहे वो या चार्ज कैरियर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, पॉजिटिव आयंस हो, नेगेटिव आयंस हो, होल्स हो, इनकी अपनी अपनी क्या डिफाइन की जाती है, एक मोबिलिटी डिफाइन की जाती है। बेटा मोबिलिटी का मतलब वो पार्टिकल कितना तेज चल लेता है, मतलब हाउ फास्ट इट कैन मूव। अब आप कहोगे फास्ट तो वेलोसिटी से मेजर होगा, वेलोसिटी से नहीं बेटा, एक मोबिलिटी टर्म है, वेलोसिटी भी इन्वॉल्व है इसमें, कि मोबिलिटी का मतलब कितना मोबाइल है वो पार्टिकल, कितना इजीली मूवमेंट उसमें पॉसिबल, उसकी मूवमेंट कितनी इजीली पॉसिबल है। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज, बेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड, ड्रिफ्ट velocity attained per unit electric field. Mobility is defined as the drift velocity attained per unit electric field. यानी मोबिलिटी को बेटा म्यू से डिनोट किया करेंगे, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ई टॉ बाय एम, इट इज ई टॉ बाय एम। याद करो ये सारे फार्मूले, ऐसे याद आने चाहिए कभी भी, ई टॉ बाय एम, तो इट इज ई टॉ बाय एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। नीचे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, तो मोबिलिटी का फार्मूला बन जाता है ई टॉ बाय एम, ई टॉ बाय एम। ओके, तो मोबिलिटी इज ई टॉ बाय एम। ये सब चीजें, इसमें मोबिलिटी भी क्या कर दी हमने, जोड़ दी। चलो हमारा सेट कंप्लीट हुआ। तो एक मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कुछ और होगी। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हो उसमें दोनों होते हैं, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस भी होते हैं, या कभी कभी पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मोबिलिटी इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कोई पार्टिकल कितनी तेजी से चल लेगा। कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर लेगा तो मोबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम ही अटेन कर पाएगा तो उसकी मोबिलिटी क्या मानी जाएगी, कम माने। मोबिलिटी मींस हाउ इजीली इट कैन मूव, कितनी इजीली हम किसी चार्ज पार्टिकल को जो कि चार्ज कैरी करेगा मूव करवा सकते हैं। अब बेटा इन एक्सप्रेशंस को फिर से देखो, ये काम आनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। कई चीजें नहीं है इसमें, एन पे कंसंट्रेट करो, एन पे क्या करो, कंसंट्रेट करो। एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये नेचर है किसी भी मटेरियल का, क्या है, नेचर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नीचे क्या है, वॉल्यूम है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स करते वक्त वो एन डायरेक्टली दे देता है,
कभी कभी एन डायरेक्टली नहीं देता, डेंसिटी के टर्म्स में बात करने शुरू कर देता है। तो एन है बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी मेटल में हम ये एज्यूम कर कर चलते हैं कि उसका हर एटम एक इलेक्ट्रॉन तो कंट्रीब्यूट करता ही होगा। वैसे ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इट इज बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये कोई भी मेटलिक कंडक्टर है, मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा यहां पे अजम्पशन ये है कि अब ये मेटल है, कोई वायर है उसकी, उसके अंदर एटम होंगे, तो ईच एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 इलेक्ट्रॉन। एक एटम, हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता ही होगा। तो अगर मैंने यहां पे बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको लिखा जा सकता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बन जाएगा ये। अब ये सारी चीजें हैं, मैंने बोला आज का जो ओवरऑल लेक्चर है वो बोर्ड एग्जाम में जो डेरिवेशन टाइप चीजें आ जाती हैं उसके लिए नहीं है, बड़ी बड़ी चीज आनी नहीं है। आज बोर्ड एग्जाम में जो छोटी छोटी चीजें आती है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, और फिर जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आज उनकी बात है। लेकिन बहुत जरूरी है, ये अंदर के पॉइंट्स जब तक घुस के नहीं डिस्कस करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक है, स्टार्ट किया, वो डेरिवेशन होती जाती है, एंड हो जाता है, उसका मजा आ जाता है कि ले अभी 2 पेज भर के इतना काम हो गया। लेकिन ये छोटी छोटी बातें मिस हो जाती हैं, तो अगला मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें सारी छोटी बातें एक बार दोबारा डिस्कस करनी पड़ेंगी, तभी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी इनकी। तो हम कह रहे थे नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी, बार बार इन चीजों का नाम ले रहा हूं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी। तो कोई भी मेटल है, मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो खूब सारे होते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ढूंढ नहीं सकते हम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में ढूंढ रहा था, और मैं वहां पे आ गया कि यार एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता होगा, तो जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब उतनी क्या है, एटम्स हैं। यहां कह लो एक गिवन मटेरियल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी एटम है, यहां कह लो जितने एटम्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स फिर उसमें होंगे ही होंगे। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कह दिया। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो तो इसको नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर किया जा सकता है। नीचे आ गई वॉल्यूम, यहां से n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स में m डिवाइडेड बाय कैपिटल M एटॉमिक मास हो गया उस मटेरियल का, इनटू एवोगैड्रो नंबर, नीचे क्या है वॉल्यूम। यहां से बेटा जी मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगी। अब कभी कभी हमें इसको कुछ ऐसे भी यूज करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल आ जाएंगे आपको, कुछ ऐसे भी इसको यूज करना पड़ जाएगा। Na डिवाइडेड बाय m इंटू क्या आ गया, रो हो गया। तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा। ये फार्मूला जरूरी है, ध्यान देना इस पे, जरूरी चीज है। नंबर डेंसिटी हो गया। उसके अलावा अब यहां पर जो फार्मूले लिखे हुए बेटा उसमें ना एक यहां पे क्वेश्चन था कि इतनी स्पीड कम है तो फिर भी करंट कैसे एकदम फ्लो हो जाता है। उसका हमने बोला कि यार वायर इतनी लंबी होती है, उसमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नहीं है कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा तब होगा। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फैलता है, सब इलेक्ट्रॉन को सिग्नल मिल जाता है, और वो सिग्नल मिलता है स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। ओके, ये भी हो गया। अब यहां पे 2 बातें और डिस्कस करते हैं। एक डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, 3 बातें कई बार क्वेश्चन आता है। डिपेंडेंस ऑफ
drift velocity on temperature and other factors, dependence of resistivity on temperature and other factors, and dependence of mobility on temperature and other factors. एक हमने क्या बोला, डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लो, मेन टेम्परेचर की बात करते होते हैं वो, या फिर डिपेंडेंस ऑफ एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने बोला देख लो, एक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड एक डिपेंडेंस ऑफ मोबिलिटी। तीन बातें ही कर लो, उस पर जरूर पक्का क्वेश्चन पूछते हैं ये कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर से क्या लेना देना है। अब वीडी इक्वल टू क्या है, ई टॉ बाय एम, बड़ा आम क्वेश्चन है। या फिर पूछेगा रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर से क्या लेना देना है, तो रेजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन क्या है, m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ, m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ। या फिर वो कह देगा मोबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो मोबिलिटी आ गई थी आपकी ई टॉ डिवाइडेड बाय m, मोबिलिटी आ गई थी आपकी ई टॉ डिवाइडेड बाय m। तो बेटा सबसे पहली बात, E को तो छोड़ ही दो, M को छोड़ ही दो, E छोड़ दिया, M छोड़ दिया, ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो बातों पे तो आई गई ना, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ है। अब पहले टेम्परेचर की बात ही कर लो, ये बात याद रखना कि टॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टॉ यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पिछली बार पूरी डिस्कशन के दौरान भी ये डिस्कस हुआ कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाती हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये नहीं है कि वो भागने ज़्यादा लग जाएंगे, भागने की कोशिश करते हैं, टक्कर इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी स्पीड फिर कम हो जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी तो उनकी बढ़ती होगी, लेकिन बेटा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती हैं। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से क्या होता है, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था ना, ये कम हो जाता है। पहले एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन होने में ज्यादा टाइम लगता था, अब वो टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द कोलिजन्स, मोर विल बी द कोलिजन्स, लेसर विल बी द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमने बोला वीडी जो है वो तो टॉ के क्या थी, प्रोपोर्शनल थी। अब ये कम हो जाएगा तो वीडी को भी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। बात को समझो, ओवरऑल वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ, टॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, डायरेक्ट बात करो सीधा, तो बात क्या निकली, मोर द टेम्परेचर लेसर विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। टाइम बढ़ा दोगे, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या होना है, डिक्रीज होना है। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अंदर की बात क्या थी, टेम्परेचर इंक्रीज होने से टॉ कम हो जाता है, और टॉ कम होने से वी को क्या होना पड़ता है, कम होना पड़ता है। तो देख लेना, ध्यान से लिंक बनाना, आपने डायरेक्ट याद रख लेना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दूसरा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा दोगे उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली बैटरी तुमने जो लगा दी सो लगा दी, नॉर्मली तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से देखते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसमें एक और लोचा है, हम इसको E बाय एम तो चलो मैंने अलग ही कर रखा है बेटा, E की जगह V बाय एल भी पुट कर सकते हैं।
हमने पिछली बार भी किया है। ये वायर है, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया E, लेंथ इसकी क्या है L है, वोल्टेज क्या है V है, तो फार्मूला बोलो V इक्वल टू ई डी, तो चल ही रहे ना। अब V इक्वल टू ई डी के हिसाब से यहां तो D की जाए, L है ना अपने पास, तो V इक्वल टू क्या बनेगा L बनेगा। यहां से E की जगह क्या आ जाएगा V बाय L आ जाएगा, तो E की जगह V बाय L, साथ में क्या आ गया टॉ हो गया। अब ये तो छोड़ ही दो, V और L पे भी डिपेंड करता है। अगर तो लेंथ नहीं चेंज हो रही, वोल्टेज नहीं चेंज हो रही, तो सिर्फ टॉ के साथ प्रोपोर्शनल जा रही है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ऐसे हमने लेंथ डबल कर दी जी, तो क्या फर्क पड़ेगा। वोल्टेज अगर लगी हुई है, बैटरी वही है, तो लेंथ डबल करने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। तो ये भी इन्वॉल्वमेंट है, क्वेश्चंस आए तो उसके हिसाब से डील करना बेटा। ओके जी। उसके अलावा रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमने देखा कि जो रेजिस्टिविटी है इट इज इक्वल टू बेटा m बाय n ई स्क्वायर टॉ। n जो है वो नंबर डेंसिटी है, वो यहां तो डिपेंड करती है मेटल कौन सा है, विच मेटल वी आर टॉकिंग अबाउट, या फिर ये डिपेंड करती है कि उस मेटल में इंप्योरिटीज कितनी है। अब कई बार इंप्योरिटीज भी हो सकती है ना, उसके कारण भी n में चेंज आएगा। अब चलो हम मान के चलते हैं कि कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो n तो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है कौन सा है। E वैसे कांस्टेंट है, m वैसे कांस्टेंट है, n नेचर पे डिपेंड करता है। तो बच गया कौन सा जो वेरी हो सकता है, टॉ ही बच गया। अब इस हिसाब से कि जो आपका रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ है, फिर वही बात जो टॉ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मिलाओगे तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई टेम्परेचर आ गई। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अभी शुरू से बात चल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की सीधे सीधे टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, हमें ये डिटेल में डिस्कस करना है। टॉपिक ही है, बड़ा टॉपिक है कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर जी। एक ये भी बात हो गई। उसके अलावा फिर वो पूछता है कभी कभी मोबिलिटी में पूछ लेता है कि वो कैसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर दूंगा क्या होगा, टेम्परेचर डबल कर दूंगा क्या होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी बेटा ई टॉ बाय एम, मोबिलिटी में ई कट चुका है, ये क्या बनी ई टॉ बाय एम, यानी मोबिलिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस आ गया, वी का डिपेंडेंस आ गया। मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया हुआ है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। फिर वही बात यार, टॉ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरह मोबिलिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ने भी कम होना है, उधर मोबिलिटी ने भी कम हो जाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गई, रेजिस्टिविटी फिर चीज ही और होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगी टेम्परेचर आ जाएगी। तो छोटी छोटी बातें अभी भी बहुत मिस हो गई होंगी, फिर भी अब पढ़ो, नोट्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, क्योंकि जब तक पढ़ते नहीं हो तब तक कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, अभी भी बहुत चीजें मिस हुई होंगी। कोशिश है कि एक बार कवर अप करवा दूं, लेकिन नोट्स पढ़ोगे, कोई बुक पढ़ोगे तो चार बातें आपको और पता लगेंगी। बुक अगर पढ़नी है तो यार एनसीईआरटी पढ़ना, इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो बेटा हम बात कर रहे हैं यार कि जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट है ना वो रह ना जाए। और मैं आपसे कह रहा हूं छोटे कंसेप्ट कोशिश की जा रही है कि अंदर घुस के सारी बातें डिस्कस करें, लेकिन फिर भी रह जाएंगी यार, ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए मैं आपको कह रहा हूं
कि पढ़ना तो है ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना पढ़ने लग जाना कि आप चीज़ों को इकट्ठा ही ना कर पाओ बाद में। आप अपनी एक डायरेक्शन बना लो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। एक तो जो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो बेटा, वो हो गया पढ़ने के लिए, उनको रिपीट करो। और जो भी मैं बोर्ड पर बोल रहा हूं उसमें से कोई चीज मिस मत करो बेटा, हर एक चीज अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो। दूसरे नंबर पे जो आपको नोट्स मिले हैं बेटा, जो मॉड्यूल्स हैं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब आपको मिल जाएंगी बुकलेट्स। अभी फिलहाल जो ऐप में अपलोड हो रहे हैं उनका यूज करो, अगर हो सके तो उनके प्रिंट आउट्स निकलवा लेना। और तीसरे नंबर पे अगर पढ़नी है तो एनसीईआरटी बुक पढ़ो, वो तीसरे नंबर पे है। नंबर 1 आपके क्लास नोट्स, नंबर 2 द बुकलेट्स विच वी हैव प्रोवाइडेड यू, नंबर 3 एनसीईआरटी बुक। ये 3 चीज ही पढ़ लो, मोर देन क्या हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। बाकी देखो बुक्स हैं, हर बुक में सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, न्यूमेरिकल्स भी लगभग क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो ज्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना, अपनी एक पर्टिकुलर किसी ना किसी चीज पे बस फेथ कर लो, विश्वास कर लो। अगर आपने विश्वास हम पे कर लिया तो हम पे कर लो, अब कर ही लिया तो किसी बुक पे करना है उस पे कर लो, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाओ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके जी, तो छोटी छोटी बातें ही चल रही हैं, उनमें से वापस किस पे आ जाते हैं, फिर ओम्स लॉ पे आ जाते हैं। अब ओम्स लॉ डिस्कस करते करते फिर वही बात कि कुछ ना कुछ रह गया होगा, तो देखते क्या रह गया। एक तो जब हम ओम्स लॉ डिस्कस करते हैं ना बेटा, हम कहते हैं कि अगर हम V वर्सेस I ग्राफ बनाएं तो ये कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। VI ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, या स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है। इफ V इज प्रोपोर्शनल टू I, द ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। इफ V over I graph is a straight line, then we will say that Ohm's law is followed। अब Ohm's law बढ़िया तरीके से लग रहा है, बट कोई वायर है, उसमें आप करंट फ्लो करवा रहे हो, ये वोल्टेज लगाई, इसमें से करंट चलेगा, तो होगा क्या, करंट जैसे जैसे फ्लो होगा वायर हीट अप होना शुरू हो जाएगी। बेटा वायर हीट अप होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब उसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है फिर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो आपको पता है V/I इक्वल टू R होता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब V/I नो मोर कांस्टेंट क्वांटिटी। अब भैया V/I कांस्टेंट नहीं रहा तो इसका मतलब ओम्स लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। तो टेम्परेचर के चेंज होने से ओम्स लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि R कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, ये मेंटेन नहीं रहती ऑल टेम्परेचर्स पर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है इसका। तो ओम्स लॉ ये नहीं है कि बस बोल दिया ओम ने और वो फॉलो होता रहेगा। उसके लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं और हमने डिस्कस किया है। स्ट्रिक्ट कंडीशन में सबसे बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो अगर आपके पास बेटा मेटल्स हैं, मेटल्स बहुत बढ़िया तरीके से ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मेटल्स बहुत अच्छे तरीके से ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें भी टेम्परेचर की वेरिएशन के कारण ओम्स लॉ फेल हो जाता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ चेंज हो जाता है, तो उनमें भी ओम्स लॉ फेल हो सकता है। अब यहां पर बात आई, ओम्स लॉ फेल भी हो सकता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जन्मजात ओम्स लॉ के विरोधी होते हैं, वो ओम्स लॉ शुरू से फॉलो नहीं करते। मेटल्स तो बड़े शरीफ टाइप के, कहते ठीक है ओम भैया तुमने बोला है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
तो जहां तक हो सकेगा हम v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i लेकर चलेंगे। जहां तक हो सकेगा मतलब कि टेम्परेचर चेंज हो गया तो हमारे हाथ में नहीं है, अदरवाइज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, कोई चक्कर नहीं होगा। लेकिन यार कुछ मटेरियल बड़े शैतान है, वो कहते हैं हम नहीं करते कुर्ते फॉलो ओम्स लॉ, और ना हम कर ही सकते हैं। अब जो मटेरियल्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं बेटा उनको ओमिक मटेरियल कहते हैं। एक टर्म और आ जाएगी, ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल। अब यहीं पे बुक्स पढ़ो यार, मैं बोल रहा हूं मिस हो जाएंगी चीजें। अब मैं खुद मिस कर देता, भूल भाल जाता हूं बीच में पढ़ाते पढ़ाते, बड़ी मुश्किल से याद कर करके करा रहा हूं। टॉपिक होता है ना, टॉपिक का क्या है, टॉपिक लिखा हो जब तक खत्म नहीं होता है 1 घंटा वहीं निकल जाता है टॉपिक में। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप चीजें आ रही है ना, वो फिर मौके पे कई बार याद ही नहीं आती। तो इसलिए पढ़ो, जो चीज मैंने मिस कर दी हो मेरे पास ले आना डाउट्स में, वो बता देंगे आपको। तो एक यहाँ पे ओम्स लॉ फेल हो सकता है टेम्परेचर की वेरिएशंस के कारण। यहाँ पे हमने लिख दिया एक टर्म, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। ओके, अपने नोट्स में ढूंढना कि फेलियर ऑफ ओम्स लॉ के बारे में क्या लिख रखा है। उसके अलावा यहीं पर एक टर्म आ गई बेटा, ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। एक बेटा ओमिक मटेरियल होते हैं, एक नॉन ओमिक। ओमिक मतलब विच फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इनमें आगे बेस्ट मेटल्स हैं या एलॉयज हैं। मेटल्स और एलॉयज जो हैं वो बस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन कर दी तो अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहता, क्या करे बेचारे, लेकिन अदरवाइज दे फॉलो ओम्स लॉ। एलॉयज थोड़ा और बढ़िया तरीके से करती हैं। एलॉयज जो है ना बेटा, एलॉयज की जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है वो मेटल्स के कंपैरिजन में कम है। तभी हमने एक क्वेश्चन किया था एक दिन कि जो मैंगनीन है, मैंगनीन इट इज यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। यार मैंगनीन अलॉय बन गई ना, अब स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के काम में इसलिए आती है क्योंकि इसकी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कोई ज्यादा नहीं होती। तो मेटल्स ओम्स लॉ फॉलो करती हैं, लेकिन इनके फेल होने के चांसेस भी हो जाते हैं अगर टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन कर दी जाए। एलॉयज भी ओम्स लॉ फॉलो करती हैं, V प्रोपोर्शनल टू I लगेगा, और इनके फेल होने के चांसेस मेटल्स के कंपैरिजन में, या मतलब एलॉयज के केस में ओम्स लॉ के फेल होने के चांसेस मेटल्स के कंपैरिजन में कम है। वो टेम्परेचर के प्रति थोड़ा कम सेंसिटिव हो जाती है। उसके अलावा आगे नॉन ओमिक। नॉन ओमिक में ऐसे मटेरियल जो कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो करती नहीं है, कई मटेरियल हैं, आगे चल के पढ़ेंगे हम। ये एक ना सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में वोल्टेज लगाओगे करंट आएगा, वो तो नहीं है चलो, क्योंकि करंट फ्लो होता ही है, सेमीकंडक्टर है ना, कुछ कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये कभी ओम्स लॉ नहीं फॉलो करते, इनका ग्राफ स्ट्रेट फ्रूट लाइन नहीं आता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में एक ना डिवाइस आता है डायोड। अब डायोड का जो V वर्सेस I ग्राफ बनोगे वो तो कुछ ऐसे आता है, मतलब ये ओवरऑल स्ट्रेट लाइन आते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में ओम्स लॉ फॉलो करता होगा। और भी कई सिचुएशंस होती हैं, तो एक ओमिक नॉन ओमिक कभी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना जी। एक ओमिक मटेरियल होते हैं, एक होते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। उसके अलावा बेटा टेम्परेचर वेरिएशंस में यहां से अगर VI ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ स्लोप होगी जी, है ना। यही लिख देता हूं, ग्राफ तो बना ही हुआ है। स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर यहां I है यहां V है, इसके ऊपर 2 पॉइंट ले लेता हूं, ओके, पता ही होगा आपको। अगर इसकी मैं स्लोप निकालता हूं, इसकी अगर हम क्या निकालें बेटा, स्लोप, तो स्लोप होगी I बाय V। वैसे तो डेल्टा I बाय डेल्टा V होगी, लेकिन इसको चलो
आई बाय वी हमने मैचिंग ही करवानी है एक टर्म के साथ, आई बाय वी बोल दिया। अब स्लोप होती है आई बाय वी, लेकिन वी बाय आई क्या हो गया, 1 बाय स्लोप, और वी बाय आई क्या हो गया, आर, आर क्या हो गया 1 बाय स्लोप। यानी वी आई ग्राफ का अगर स्लोप निकाल लो आप तो यू विल गेट रेजिस्टेंस। द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ये हमें उसका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब यहां पे कई तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे इधर V है इधर I है, वो बोलेगा ये मटेरियल A है ये मटेरियल B है, बताओ जी विच हैज मोर रेजिस्टेंस, विच हैज मोर रेजिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्लोप है, क्योंकि R इक्वल टू 1 बाय स्लोप था ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी स्लोप कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आर बी इज ग्रेटर देन आर ए है यहां पर, आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। एक ये पॉइंट यहां पे डिस्कस किया जा सकता है। अब इसमें ध्यान रखना होता है, कई बार ना बेवकूफ बड़ा जबरदस्त बनाता है, हम लोग ये सब याद करके चले जाते हैं, वो ना ग्राफ उल्टा बना देता है। वो इधर v ले लेगा, इधर क्या ले लेगा, i ले लेगा। अगर v इधर प्लॉट किया हुआ, नॉर्मली उस बंदे को v इधर ही रखना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज x एक्सिस पे आती है और करंट y एक्सिस पे ही आता है नॉर्मली। अब यार अगर वो ऐसे कर दे, वो कहता है मैं तो इधर v रख दिया, अब रख दिया तो रख दिया, i इधर रख दिया, अब उसके साथ लड़ने थोड़ी जाओगे। अगर उसने तुम्हें ऐसे दे दिया, और क्वेश्चन तो वही है, एक A है एक B है, अब इसमें कहता है कि बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बेटा ये हो गया उल्टा। यहां पर इस केस में रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप है, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है जी। इस केस में A की स्लोप ज्यादा है तो A का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। उसके अलावा कभी वो पूछ सकता है कि ये I है ये V है, नॉर्मली तो ये ग्राफ बनेगा ना, कहते हैं सेम मटेरियल है, सेम ही मटेरियल है, लेंथ सब कुछ सेम, लेंथ एरिया प्रोसेशन सब कुछ सेम, यहां पे अलग अलग होगा तभी रेजिस्टेंस अलग अलग होगा ना। यहां मटेरियल अलग था, मतलब दो अलग अलग रजिस्टर्स थे बेटा, दीज वर टू डिफरेंट रजिस्टर। ये दोनों सेम ही है, सेम रजिस्टर है एट डिफरेंट टेम्परेचर। यहां पे दो अलग अलग रजिस्टर्स थे, ये दो अलग अलग नहीं है, सेम रजिस्टर एट डिफरेंट टेम्परेचर है। वो कहता है बताओ टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, एक टेम्परेचर T1 दे रखा है एक टेम्परेचर T2 दे रखा है, इसमें से कौन सी वैल्यू क्या कह रहा है, ज्यादा है। अब कौन सी वैल्यू ज्यादा कैसे चेक करोगे, सिंपल सी कहानी है कि जिसकी स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इसके हिसाब से इसकी स्लोप कम है तो R2 इज ग्रेटर देन R1। VI ग्राफ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लोप वाला फंडा लग गया, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो यहां से क्या पता लग गया, T2 इज ग्रेटर देन T1। एक ये भी बात हो गई, ओमिक होते हैं, नॉन ओमिक होते हैं, कई चीजें हैं, बातें अपनी खत्म ही नहीं होंगी। तो हमने बोला बेटा बातें कभी खत्म नहीं होंगी, तो इसकी बातें खत्म होने भी वाली हैं। एक दो बातें और देखो। एक कंसेप्ट ये आता है कि मान लो ये एक वायर है विच इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, कहीं मोटी कहीं पतली है। तो यार यहां से चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो पहले पॉइंट याद रखना कि इधर से करंट अगर आ रहा है, ये वाला करंट I1 है, इस एंड वाला करंट I2 है,
तो पहला पॉइंट याद रखना है कि यार I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2। बेटा जो करंट होता है इट इज रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। भाई पर सेकंड जितना यहां पे एंटर करेगा पर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से उतना आगे भी जाएगा ही जाएगा। तो I1 इक्वल टू I2 है, ये मान के चलना है। एक दूसरे कंसेप्ट से भी हिसाब से लगा सकते हो कि जितने पार्ट्स हैं बेटा, इसके डिफरेंट पार्ट्स अगर मैं कर दूं तो सारे सीरीज में कनेक्टेड है कंटिन्यूटी में। और आपको पता है सीरीज में चाहे अलग अलग पार्ट का रेजिस्टेंस अलग अलग क्यों ना हो, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर बेटा जी वायर का क्रॉस सेक्शन अलग अलग भी आ जाए कभी, तो आपने मान लेना है कि उसमें थ्रू आउट करंट क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। तो I1 इक्वल टू I2 ये याद रखना है। अब यहां पे I1 था, मान लो ये एरिया A1 है, मान लो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वैसे VD से डिनोट करते हैं, मैंने VD छोड़ दिया, V1 कह दिया। और इस जगह पे एरिया A1 है, करंट डेंसिटी भी कुछ ना कुछ होगी। करंट डेंसिटी मान लो यहां पे J1 है। इस एंड पे आते आते एरिया कम हो गया, ये A2 है, करंट I2 है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो क्या होगी, V2 होगी। और क्या बच गया, करंट डेंसिटी मान लो यहां पर क्या होगी, J2 होगी। ये बात तो याद रखनी है ना, I1 शुड बी इक्वल टू I2। अब I इक्वल टू बेटा हमने फार्मूला याद किया ANEVD, A इंटू N इंटू E इंटू VD। I इज इक्वल टू ANE इंटू VD। बेटा इस हिसाब से A1 N और E कांस्टेंट रहेगा, मटेरियल सेम है भाई। नंबर डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। हाँ अगर दो अलग अलग वायर जोड़ रखी होती तो उसमें नंबर डेंसिटी में भी चेंज आ जाता है, लेकिन मटेरियल सेम ही है, बस वायर है उसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। तो नंबर डेंसिटी सेम रखनी है, ई सेम रखना है। VD 1 आ जाएगा, यहां पर VD को मैंने V1 बोल रखा है। ओके, यहां क्या आ जाएगा, A2 N और E सेम ही रखे मैंने, ये आ जाएगा V2। यहां से क्या आ गया, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। याद करो 11th क्लास में एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जाती थी, उसमें भी एक पाइप होती थी जिसका एरिया कम जाता था, उसमें कहते पानी डालो तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया तो स्पीड कम हो जाएगी, एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। यहां पे भी क्या लग गई भाई, वायर में भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग गई। तो A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। या कह लो कि जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, देखो इसका मतलब क्या आ गया, A इंटू वी कॉन्स्टेंट आ गया। ऐसे लिखते होते ना A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब A इंटू वी कॉन्स्टेंट आ गया। यहां से क्या लिख सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सीधा हिसाब। जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो एक चीज ये याद रखनी है, ओके, V इज प्रोपोर्शनल टू A। अब यहां पर एरिया A1 ग्रेटर देन A2 है, इसलिए V2 ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए। तो V2 और V1 के बीच में ये रिलेशन है, I1 और I2 के बीच में हमने बोल दिया ये इक्वली है। अब आती है करंट डेंसिटी, एरिया की बात होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात होगी, करंट की बात होगी, करंट डेंसिटी बेटा। अब करंट डेंसिटी क्या होती है, इट इज करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट तो दोनों जगह क्या है, सेम है, करंट दोनों जगह सेम है, लेकिन एरिया क्या है, अलग अलग है। तो जो J है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या गया, A गया, क्योंकि A1 बड़ा था। तो इसका मतलब J2 ग्रेटर देन क्या होगा, J1 हो गया। अब बेटा ये जो बातें चल रही हैं इनको बैठ के रट्टा तो मारने नहीं लगे तुम, अंडरस्टैंडिंग ये है जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना ज़्यादा आ जाएगा, ये बैठ के याद करने वाली चीज़ें तो है नहीं है। इसको भी देख लेना, काम आएगा आपके। एक चीज अब न्यूमेरिकल्स कुछ देख लेते हैं, चलो न्यूमेरिकल टाइप बातें कर लेते हैं। एक कई बार ना वो ये क्वेश्चन डाल देता है, ये कहता है कोई स्लैब टाइप मटेरियल दे रखा है, ओके, इसकी लेंथ ब्रेड्थ
हाइट दे रखी होगी, मान लो इसकी लेंथ क्या दे दी उसने, ए दे दी, ये जो ब्रेड्थ है ये बी और ये सी दे दी। अब वो कहता है यार इसका रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टिविटी इसकी रो है। अब उसमें तीन सिचुएशन बन जाती हैं। अगर तो इधर इस एंड्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस मांग रहा है तो बेटा एरिया क्रॉस सेक्शन ये यूज होगा। तो इस एंड्स के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो ए और बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए। ये रो तो आने आना है। अब ये लेंथ यूज होगी इसकी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया आएगा, ये जो रेक्टेंगुलर साइड बन रही है इसका एरिया आ गया B इंटू सी। ये हो गया यार ए बी एंड का रेजिस्टेंस। अगर उसने इन दोनों का रेजिस्टेंस मांग लिया होता, इसको ए बी मान लो, इसको सी डी मान लो, तो अगर उसने सी डी के क्रॉस रेजिस्टेंस मांग लिया होता तो रो तो आता ही आता। लेकिन यार अब इलेक्ट्रॉन्स को इधर को फ्लो होना है। अब एरिया क्रॉस सेक्शन ये होगा और लेंथ जो होगी ये वो बी के इक्वल आएगी, तो ये बनेगी लेंथ अपॉन एरिया रो एल बाय ए। ए अब ये चीज है, ये एल है और ये सी है, ये ए सी आ जाएगा, या फिर वो इस फेस और पिछले फेस की बात कर रहा है। इसमें जो लेंथ है सी आ जाएगी जी, तो इट विल बी रो सी डिवाइडेड बाय एरिया क्या आ जाएगा, ए इंटू बी आ जाएगा, ये वाला एरिया आएगा। तो इट इज ये ए बी सी डी ई एफ, उसको अगर ई एफ माना होता तो ये रेजिस्टेंस आ जाता। एक ये बात ओके जी। उसके अलावा करंट डेंसिटी कई तरह के क्वेश्चन है यार। इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है, जे इज इक्वल टू नहीं सिग्मा इंटू ई होता है। करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया होता है। वो जे इक्वल टू सिग्मा तो और चीज था। आई इक्वल टू जे इंटू ए, और मैंने बताया था जे भी वेक्टर है, ए भी क्या है वेक्टर है, जे भी वेक्टर ए भी वेक्टर। तो करंट एक्चुअली जे डॉट ए है, एक्चुअली इट इज जे डॉट ए। तो कभी कभी ना वो क्वेश्चन इस फॉर्म में डाल देगा कि जी करंट डेंसिटी है 2i प्लस 3j, और जो एरिया है जी वो है i प्लस 3j। वो कहता है क्या कैलकुलेट करो जी, करंट कैलकुलेट करो। तो भैया करंट जो है जे और ए का डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर दो, सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर दो। 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, बन गया ये 9 2 11। तो करंट कितना हो गया 9 2 11। गलत तो नहीं कर दिया, 9 2 11 ही बनेगा, ये 2 बनेगा, 3 3 9, 9 + 2 11, इट विल बी 9 2 11। तो इस टाइप के क्वेश्चंस असाइनमेंट आपको आ गई, समझ लो। अब क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। एक बात मैंने और डिस्कस करवाई थी आपको कि अगर बेटा वायर की स्ट्रेचिंग की है तुमने, स्ट्रेचिंग वाले केस में R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। अगर वायर को क्या किया आपने, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। स्ट्रेचिंग वाला केस है, वायर को स्ट्रेच करके हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर की पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। अब बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आप ये क्लास लगाते हो वीडियो लेक्चर, वो तो लगाना ही लगाना है, बट आपको लाइव क्लास में भी आना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें हैं जो लाइव क्लास में डिस्कस होती हैं। अब जो बच्चे लाइव वाली मिस कर रहे हैं,
तो समझ लो उनका कंप्लीट पैकेज बन ही नहीं रहा। आप एक तो वो डाउट्स नहीं पूछ पा रहे, दूसरा कई बार उस वक्त मौके पे कई चीजें याद आ जाती हैं यार, यहां पे नहीं बताई होती। अब ये हमने डाउट क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ है पॉइंट कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 है, अगर स्ट्रेचिंग वाला केस चल रहा होता तो। ओके, अब यहां पे कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, स्ट्रेचिंग कर वो बोलेगा स्ट्रेचिंग कर लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया या लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया, रेडियस में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा। अब यहां पे ध्यान देना, अगर तो परसेंटेज चेंज छोटा मोटा है, छोटा मोटा मतलब 1% 2% की बात चल रही है, चलो 3% 4% तक लगा लो। अगर तो 2-4% तक की बात कह रहा है तो देखो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे L अगर दे रखा हो, वो कहता है अपने पास R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है ना, तो इस हिसाब से वो परसेंटेज एरर वाले कंसेप्ट लगाओ, डेल्टा R बाय R इंटू 100 इक्वल टू इसकी पावर कितनी है 2, डेल्टा L बाय L इंटू 100। ये क्या हुआ बेटा, परसेंटेज चेंज इन R, ये क्या गया 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो कभी भी क्वेश्चन आ गया कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1%, व्हाट विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस, तो इसमें सीधा आ जाएगा, पावर 2 थी ना, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा 2%, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1.5%, तो व्हाट इज चेंज इन रेजिस्टेंस, वो सीधा आ जाएगा 3%। लेकिन बेटा अगर परसेंटेज चेंज 10% 20% इतने दे रखे हो तो डायरेक्ट वाले मेथड से आंसर गलत भी आ जाता है। फिर डायरेक्ट वाला मेथड नहीं लगाना, फिर उसको पूरे को खोल के करना चाहिए। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन कराते हैं आपको, क्यों कहता है लेट लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, लेंथ इंक्रीज कर कितनी कर दी गई है 10% कर दी गई है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड लगा दो तो 10% लेंथ बढ़ाई है तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना आ जाएगा 20% बन रहा है। अगर आपका इसका डायरेक्ट वाला ये जो तरीका लगा दिया कि लेंथ कितने परसेंट चेंज किया अगले ने, लेंथ इज चेंज बाय 10%, तो इस हिसाब से डेल्टा R बाय R इंटू 100 इक्वल टू किया तो 2 इंटू 10 ये कितना आना चाहिए 20% आना चाहिए, लेकिन 20% आंसर गड़बड़ है। आप ऑप्शंस में देख लेना, अगर तो ऑप्शन में 20 भी है और साथ में 21 भी है तो आंसर 20 नहीं 21 आना है। कैसे, अभी पूरा खोल के देखना पड़ेगा बेटा। यार R है, R इक्वल टू होता है रो L बाय A, वो कहता है लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, यानी जो नई वाली लेंथ है वो 1.1 टाइम्स L हो गया, 10% इंक्रीज किया मतलब न्यू लेंथ 1.1 L हो गई। अब अपने पास वायर तो वही है ना, वायर की वॉल्यूम तो उतनी रहेगी, वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ वायर या सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम उसकी लेंथ इनटू उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो वॉल्यूम होती है A इंटू L। अगर लेंथ 1.1 टाइम्स हो गई, वॉल्यूम तो वही रहेगी, तो एरिया को A डिवाइडेड बाय 1.1, मतलब इफ लेंथ इज हैज बिकम 1.1 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो एरिया A डिवाइडेड बाय 1.1 टाइम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तभी वॉल्यूम वही की वही रहेगी। अगर वायर को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया है बेटा तो लेंथ अगर डबल हुई है तो एरिया को आधा होना पड़ता है, लेंथ अगर 3 टाइम हुई है तो एरिया 1/3 हो जाता है, लेंथ अगर 1.1 टाइम्स हुई है तो एरिया A डिवाइडेड बाय 1.1 हो गया। इस हिसाब से बेटा जो न्यू रेजिस्टेंस आया, न्यू रेजिस्टेंस
वो आ गया रो एल डैश बाय ए डैश। ओके, ये बन गया रो एल डैश की जगह हमने क्या लिखा 1.1 एल, ए डैश की जगह क्या लिखा ए डिवाइडेड बाय 1.1, ए वाला 1.1 ऊपर चले गया, ये बन गया 1.1 का होल स्क्वायर 1.21 रो एल बाय ए, ये बना 1.21 इंटू आर रो एल बाय ए, फिर पुराना रेजिस्टेंस था। अब बेटा नया रेजिस्टेंस जो आया आर डैश वो कितना आ गया 1.21 इंटू आर आ गया, यानी ये आ गया आर प्लस 0.21 इंटू आर आ गया। 1 प्लस 1.21 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या हुआ आर डैश इक्वल टू आर प्लस 21% ऑफ आर आया। दैट मीन्स अब ये कैसे किया, इसके लिए आपको 11th क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराए होंगे, वो सीधे वाले फंडे लगा दिए। यहां से पता लगता है कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आया ना वैसे यहीं से पता लग जाता 21% का राइज हुआ है, लेकिन जो मैंने डायरेक्ट निकाला था वो 20% का राइज शो कर रहा था। यहां से पता लगा कि ये 21% का राइज है। तो बेटा अगर तो 1-2% हो जाए तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे डायरेक्ट करो चाहे यहां से करो, लगभग आंसर सेम ही आता है। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज 4%, 5%, 6, 8, 10% है तो फिर डायरेक्ट मेथड से और ये डायरेक्ट मेथड से और एक्चुअल मेथड से रिजल्ट में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो ऑप्शंस देख लेना, अगर ऑप्शन एक होती 20, एक होती 40, इतनी दूर दूर होती तो ठीक है डायरेक्ट वाले से निकाल दो। लेकिन अगर ऑप्शन क्लोज है ना 20, 21, 22, 23 ऐसे करके हैं तो डायरेक्ट वाले से कभी मत निकालो। अगर ऑप्शन दूर दूर है 20, 40, 50 इतना फर्क नहीं पड़ता होता डायरेक्ट और इसमें, फिर आप डायरेक्ट से निकाल दो, नियरेस्ट आंसर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी देखो जी आप। तो बेटा यार ये छोटी मोटी सी बातें करने के बाद आज एक ओवरऑल एक ढंग का टॉपिक भी करते हैं, वो भी ढंग का ही था, बहुत जरूरी थी, लेकिन वो छोटी छोटी जो पिछले 2-3 दिन में हमने किया ना वो उसी का कवर अप था बेटा। अब एक टॉपिक है आज की हेडिंग जो है मेन, डाल लो हेडिंग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। हेडिंग आज की क्या रही आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। अब ये थोड़ी आज से थोड़ी डिस्कस कर रहे हो कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब ये तो हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, अब थोड़ा इसको और सोफिस्टिकेटेड वे में डिस्कस कर लेते हैं, पूरा फार्मूला बना देते हैं कि हाउ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बेटा ये रेजिस्टिविटी है, सबको पता है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मेटल्स और एलॉय के केस में तो हमने यही देखा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो थोड़ी सी डिस्कशन इस पे लेके आओ। रेजिस्टिविटी अगर उसकी डिस्कशन कर ली तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है उसकी डिस्कशन तो अपने आप ही आ जाएगी आपकी। ध्यान देना बेटा, लेट कोई मटेरियल है, वायर है, कुछ भी है, उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, मान लो टेम्परेचर चेंज कर T2 कर दिया। मैंने चेंज कर बोला है, इंक्रीज कर नहीं बोला, आप डिक्रीज भी कर सकते हो। बस इनिशियल वाले को T1 बोला, फाइनल वाले को क्या बोल दिया T2 बोल दिया। तो टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, इससे उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ρ1 से ρ2 हो गई। ओके, जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है बच्चे ये क्या हुई ρ2 माइनस ρ1 फाइनल माइनस इनिशियल। उधर जो चेंज इन टेम्परेचर है वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, सॉरी वो किसके इक्वल हुआ, वो T2 माइनस T1 के इक्वल हुआ। अब पॉइंट टू बी नोटेड ये है बेटा कि रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आएगा, वो पहली बात तो इस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो इस पे डिपेंड करता है
कि टेम्परेचर कितना था, सॉरी टेम्परेचर में चेंज कितना करवा दिया आपने, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ। और दूसरी बात वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियली रेजिस्टिविटी थी कितनी, रो1 कितनी थी, उस पे भी डिपेंड करता है कि कहां से स्टार्टिंग हुई है। तो डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, द चेंज इन टेम्परेचर एंड द इनिशियल रेजिस्टिविटी। इनको कंबाइन कर दो तो वी कैन राइट रो1 इंटू डेल्टा टी। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आना चाहिए, आ जाएगा। ये डेल्टा रो इक्वल टू, यहां एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं हम, वो अल्फा लगा दिया हमने। ओके, अल्फा, और रिजल्ट क्या बन गया, रो1 इंटू डेल्टा टी। तो एक तो ये बात याद रखिए आपने कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा रो1 इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी तो तुमने किया जो टेम्परेचर में चेंज किया, रो1 जहां से स्टार्ट किया वो इनिशियल जो भी उसका था। अब अल्फा नेचर पे डिपेंड करता है, कौन सी चीज है भाई, किसी का अल्फा कम होता है, किसी का अल्फा ज्यादा होता है। जिसका अल्फा, नाम बताता हूं इसका, अभी अल्फा ही बोलते हैं इसको, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसके रेजिस्टिविटी में तेजी से चेंज आएंगे। जिसका अल्फा कम है उसके रेजिस्टिविटी में चेंज आएंगे लेकिन उतनी तेजी से नहीं आएंगे। तो बेटा अल्फा इज नोन एज हियर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई ये जो चल रहे हैं अभी। तो अल्फा इज टर्म्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके जी, अल्फा को डिफाइन कर सकते हो डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो1 डेल्टा टी। क्या बन जाएगी इसकी डेफिनेशन कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल is defined as temperature coefficient of resistance of a material is defined as change in resistivity। मैंने resistance बोल दिया, वो एक ही बात है, अभी बताते हैं। temperature coefficient of resistivity of a material is defined as change in resistivity per unit change in temperature per unit original resistivity। change in resistivity per unit change in temperature per unit original resistivity। यूनिट इसकी ऊपर आ गया रो, देखो डेल्टा रो हो, यूनिट तो सेम ही है ओम मीटर, तो ये भी रो है बेटा, ये भी रो है, ओम मीटर कट जाएगी। यूनिट इसकी क्या बननी है, पर केल्विन। यूनिट इसकी क्या आएगी, पर केल्विन। तो अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा के बारे में और डिस्कस करते हैं, पहले एक और चीज कवर अप करा दें। इसको बेटा लिख सकता हूं मैं रो2 माइनस रो1 अल्फा रो1 डेल्टा टी। यहां से आ गया रो2 इक्वल टू रो1 प्लस अल्फा रो1 डेल्टा टी। रो1 प्लस अल्फा रो1 डेल्टा टी। यहां से रो2 इक्वल टू रो1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्म में भी इस रिजल्ट को आप याद कर सकते हो। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। अगर बेटा आप इनिशियल पॉइंट फिक्स ही कर दो, इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी रेजिस्टिविटी थी, तो इस फार्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी लिख देंगे। कैसे जी, इनिशियल टेम्परेचर फिक्स कर दिया ना 0,
तो डेल्टा टी क्या आना था, T2 माइनस T1, T2 की जगह T लिख दिया, T1 की जगह 0, तो वो T बन गया। और ये ρ1 की जगह ρ0 हो गया एट 0 वाला, और इसको फिर ρ2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉट सिंबल दूसरा हो गया, यहाँ रो लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये एक दो फार्मूले हैं, काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड। अब अगली बात बेटा, R इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। R इज इक्वल टू को आता है रो एल बाय ए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से। अगर रेजिस्टिविटी में चेंजेस आए तो रेजिस्टेंस में तो आएंगे ही आएंगे। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण रेजिस्टिविटी में चेंज आते हैं तो सीधा किस में आएंगे, रेजिस्टेंस में आएंगे। अब अगली बात यह है कि टेम्परेचर जब चेंज होगा तो हो सकता है लेंथ भी बढ़ जाए, बढ़ सकती है, एक्सपेंशन हो गई उसकी तो थर्मल एक्सपेंशन से लेंथ बढ़ सकती है। हो सकता है एरिया में भी कुछ क्या आ जाए, चेंज आ गए, एक्सपेंड होगा तो एरिया में भी कम हो सकता है। अगर तो बेटा मैं पूरी डिस्कशन ऐसे ही लगाऊं, बस यहां पे लिखूं पहले रेजिस्टेंस R1 था वो R2 हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस, तो वही बातें आ जाएंगी, चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू अल्फा R1 डेल्टा टी आ जाएगा। अल्फा की जगह बस मैंने अल्फा डैश लिख दिया, और यहां से अल्फा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और ये वाला फार्मूला हो जाएगा R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डैश डेल्टा टी, और ये फार्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डैश डेल्टा टी। सब कुछ सेम आएगा, बस अल्फा की जगह अल्फा डैश लग गया। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फा डैश क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दोनों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, मगर टेम्परेचर में चेंज होने से लेंथ और एरिया में को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। रेजिस्टिविटी में एकदम ज्यादा पड़ जाता है, लेंथ एरिया में ज्यादा पड़ता नहीं है। तो नॉर्मली वी अज्यूम दैट कि टेम्परेचर में इंक्रीज होने से लेंथ और एरिया में को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर हम ये मान ले, अज्यूम कर ले कि लेंथ और एरिया में को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो बेटा चाहे रेजिस्टिविटी वाला फार्मूला चल रहा हो रेजिस्टिविटी के टर्म्स में, चाहे रेजिस्टेंस के टर्म्स में, अल्फा सेम ही है, सेम वैल्यू आएगी इसकी। अल्फा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगी। फिर मुझे अल्फा डैश अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अल्फा ही रह जाता। मैंने अज्यूम कर लिया कि टेम्परेचर में चेंज होने से लेंथ और एरिया में कोई खास चेंज नहीं आता, इसलिए मेरे लिए अल्फा अल्फा डैश सेम ही वैल्यू वाली चीज होगी, चाहे मैं आर के साथ यूज करूं, चाहे किसके साथ यूज करूं, रो के साथ यूज करूं। बाकी न्यूमेरिकल जब करोगे तो पता लगेगा आपको। ओके जी, अगली बात कि अब हम अल्फा पर थे, अल्फा को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए कि व्हाट इज अल्फा। अल्फा क्या है जी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा ये डिसाइड करता है, अल्फा की वैल्यू डिसाइड करती है कि टेम्परेचर में वेरिएशंस होने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में कितनी तेजी से चेंज आने वाला है। दोज मटेरियल्स विच हैव वेरी हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, वेरी हाई वैल्यू जिसकी ज्यादा है, उनमें बहुत तेजी से रेजिस्टेंस में चेंज आते हैं। अच्छा, अल्फा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो अल्फा है जी आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, बेटा पहली बात इट गिव्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अब जीरो तो नहीं होता, लेकिन एक दो मटेरियल ऐसे भी हैं
जिनके लिए ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, कुछ मटेरियल हैं जिनके ऑलमोस्ट 0 इसकी वैल्यू आ जाती है। पॉजिटिव मतलब, अल्फा पॉजिटिव मतलब, यहां पे अल्फा का फार्मूला हमने लिखा था, देखो, चेंज इन रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने बोल दिया एक ही चीज है, अब हम लेंथ एरिया में ज्यादा चेंज मानते नहीं है, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान देना, अल्फा पॉजिटिव का मतलब अगर टेम्परेचर में पॉजिटिव चेंज कर रहे हो, रेजिस्टिविटी में भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। अगर टेम्परेचर में नेगेटिव चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी में भी नेगेटिव चेंज आ रहा है, तो मतलब अल्फा पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ना है, ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव, यानी अगर टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसे मटेरियल यार जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है उनमें सीधी सीधी प्रोपोर्शनलिटी है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इनमें मेटल्स या एलॉयज आते हैं बेटा, इनमें मेटल्स या फिर एलॉयज आ जाएंगे। ओके, मेटल्स और एलॉयज इसमें यूज होते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। बेटा कुछ मटेरियल ऐसे भी हैं जिनमें टेम्परेचर चेंज करने से रिवर्स इफेक्ट आता है, यानी अगर ये पॉजिटिव चेंज कर रहे हो, ये पॉजिटिव चेंज है, ये अगर नेगेटिव चेंज आ गया तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा ना अल्फा का। इसमें नेगेटिव चेंज किया, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम हो रहा है, या टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे उसका अल्फा क्या है, नेगेटिव है। होते हैं ऐसे मटेरियल, जितने भी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है बेटा, जितने भी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उनमें यही सिचुएशन है। सिलिकॉन, जर्मेनियम बड़े पॉपुलर नाम है सेमीकंडक्टर्स में, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम या कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं, कई चीजें, इनमें कुछ ऐसा चेंज आता है। गैलियम आर्सेनाइड का तो और ही अजीब सी वेरिएशन है, अभी बना के दिखाते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज, तो अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑलमोस्ट 0 हो सकता है, जैसे मैंने बोला हुआ है आपको, बार बार हम एक वर्ड लेकर आते हैं मैंगनीन। मैंगनीन इज यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। यार वो इसीलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम है, लगभग ना के बराबर ही है। ओके जी, तो एक अल्फा से रिलेटेड ये भी बात पता होनी चाहिए, एक दो एग्जांपल्स भी क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी बुक में ना, एक तो ये फार्मूले हो गए, चलो जो मैंने अभी करा है इस पे बेस तो करने न्यूमेरिकल। उसके अलावा एनसीईआरटी बुक में ना कुछ 4-5 टिपिकल से ग्राफ दे रखे हैं। जैसे एक दे रखा है किसी मेटल के लिए, कॉपर के लिए दे रखा है, एक दे रखा है किसी एलॉय के लिए, एक कॉपर के लिए दे रखा है, एक दे रखा है किसी एलॉय के लिए, एक उन्होंने दे रखा है सिलिकॉन के लिए यानी किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, और एक गैलियम आर्सेनाइड, मतलब 4 ग्राफ दे रखे हैं एनसीईआरटी में। वो टिपिकल है, उन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता होता रहता है। एक दिया कॉपर के लिए, मान लो अब कॉपर का जो ग्राफ है उसकी जो टेम्परेचर वेरिएशन है कॉपर वाले केस में, कॉपर का अल्फा अभी अभी हमने देखा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो एक तरफ मैंने टेम्परेचर प्लॉट किया बेटा, एक तरफ मैंने प्लॉट किया रेजिस्टिविटी, एक तरफ टेम्परेचर, एक तरफ क्या प्लॉट कर दी, रेजिस्टिविटी प्लॉट कर दी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि ग्राफ ऊपर को जाना चाहिए।
अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो खैर नहीं जाएगा, हाँ ऊपर की ओर जरूर शो करेंगे हम इसको। तो इसकी जो वेरिएशन विद टेम्परेचर है वो कुछ ऐसे करके दी होती है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी वेरिएशन और तेज हो जाएगी। तो ये कॉपर का ग्राफ है, बस ओरिजिनल शेप जो है वो आप अपने नोट्स में से देखो, क्योंकि जब ग्राफ बनते हैं ना तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है, तो देखो। लेकिन बेसिकली यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाई टेम्परेचर पे थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एलॉयज के लिए अगर मांगा उसने, कॉपर मेटल में आ गया ना, ये कॉपर का होगा। अगर मान लो ये रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है, तो अगर कोई एलॉय है ना, एलॉयज की खास बात यह है कि उनका ग्राफ थोड़ा ज़्यादा लीनियर हो जाता है। किसी एलॉय के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओगे तो लगभग स्ट्रेट लाइन आ जाता है, उसकी थोड़ा लीनियर वेरिएशन आ जाती है, लगभग स्ट्रेट लाइन आएगा। ऊपर से ये भी इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा शो करना है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी, एलॉयज की रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू मेटल्स थोड़ी ज़्यादा होती है। ये मैंने ज़्यादा ऊपर से शो कर दिया, इसको थोड़ा नीचे से शो करना चाहिए था। ओके, तो कुछ ऐसा बना दो। बाकी एग्जैक्ट वेरिएशन मैंने बोला, ओरिजिनल जो ग्राफ है आपका जैसा बुक्स में बनाता है उसमें से देखना। तो ये किसके लिए, कॉपर के लिए है। कॉपर या कोई और मेटल, वो एनसीईआरटी में कॉपर के लिए दे रखा है। ये किसी एलॉय के लिए। फिर वो कहता है कि अगर हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी फॉर अ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन ही है, नाम लेके बोल रहा है वो सिलिकॉन। तो यह सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्या इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होती है। इसका ग्राफ नीचे आना है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जीरो तो नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कुछ ऐसा बनेगा। तो बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस में कई बातें हमने की, यहां तक आप कवर अप करो इसको। उसके बाद खूब जमकर अभी क्या करो, न्यूमेरिकल करो। ज्यादा फास्ट चलने का कोई फायदा नहीं है। अगले कुछ दिन, 1 या 2 दिन, अब हम किस पे डिवोट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पे डिवोट करने जा रहे हैं। असाइनमेंट आपको मिल गई होगी, करो धीरे धीरे उसके न्यूमेरिकल्स, डाउट्स जमकर पूछो। फर्स्ट डू अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर हमने स्टार्ट कर दिया, फिर वही बात है, पीछे मुड़ने का टाइम नहीं होगा। तो पहले जितना टॉपिक कवर अप हो गया उसके खूब सारे क्या करो, न्यूमेरिकल्स करो, डाउट्स वगैरह पूछो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। तो 1-2 दिन न्यूमेरिकल्स के लिए अब डिवोट कर दें जी। धन्यवाद।